वतन वापसी के लिए सरकार एक बहुत बड़ा मिशन शुरू करने जा रही है। 7 मई से ऐसे सभी भारतीय जो विदेशों में फंसे हुए हैं उन्हें फ्लाइट या फिर शिप से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस सुविधा का जो फायदा उठाना चाहते हैं उनको इसके लिए शुल्क भरना होगा, पेमेंट देनी होगी, खर्चा अपना उठाना होगा। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया जा रहा है। ज्यादा डिटेल लेते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, बताइए किस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए, कौन लोग हैं और क्या खाका है सरकार के प्लान का? जी, ये जो पूरा मिशन तैयार किया गया है, ये ऐसे लोगों के लिए किया गया है जो विदेशों में फंसे हुए हैं, भारत वापस आना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हर जगह ट्रैवल बैन है, इसलिए वापस वो आ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए विशेष फ्लाइट्स और विशेष शिप्स चलाई जाएंगी, जिनसे इन्हें वापस लाया जाएगा। और इसके लिए दुनिया भर में जो भारतीय दूतावास हैं, उन्हें इस बात को कहा गया है कि वो एक लिस्ट तैयार करें ऐसे भारतीयों की कि जो वापस आना चाहते हैं। और ये जो पहला जो इस तरह का मिशन होगा वो 7 मई से शुरू होगा। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज से इस तरह जो है वो पहला मिशन आ सकता है। उसके अलावा यूएसए, यूके में जो फंसे हुए भारतीय हैं उनके लिए भी तैयार किया जाएगा। और पूरे दुनिया भर में ऐसे लाखों लोग हैं जो कि आना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए रजिस्टर कराना पड़ेगा। और एक बार उनके नाम को मंजूरी दी जाती है, उसके बाद फ्लाइट सेवाएं चलाई जाएंगी, शिप की जो सेवाएं हैं वो चलाई जाएगी। जो हवाई यातायात है उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि वो जो कहा गया है कि नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स हो सकती हैं, यानी कि वे जो चार्टर्ड प्लेन्स हैं वो लाए जा सकते हैं, या जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो भी इसे ला सकती हैं। इस बात को तैयार किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए जो लोग वापस आना चाहते हैं उन्हें इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, भुगतान करना पड़ेगा, तभी उन्हें वापस लाया जाएगा। और एक बार वो भारत आ जाते हैं उसके बाद भी उन्हें सबसे पहले एक जो आरोग्य सेतु ऐप है वे डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। जो लोग आ रहे हैं ये चेक करना पड़ेगा कि वे एसिम्प्टोमेटिक हैं, तभी उन्हें वापस लाया जाएगा। और आने के 14 दिन बाद तक इन लोगों को क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो ये अभी तक पूरी योजना बनाई गई है। इसके बाद की जो योजना है, इसके लिए एमईए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, इन दोनों को पूरी योजना बनाने के लिए कहा गया है। और 7 तारीख से हम उम्मीद करेंगे कि एक के बाद एक कई सारी फ्लाइट्स होंगी, स्पेशल फ्लाइट्स रखी जाएंगी और स्पेशल शिप के जरिए इन लोगों को वापस भारत में लाया जाएगा। रोहन, तो अपनी जानकारी के हिसाब से आप एक और सफाई दे दीजिए, क्योंकि इसके पहले अभी मजदूरों के इशू पर किराए को लेकर बड़ी बातचीत हुई है, काफ़ी राजनीति भी हुई है। तो इसमें जो ये बात कही जा रही है कि जिन लोगों को आना है उनको अपना खर्चा उठाना पड़ेगा, तो क्या ये जो खर्चा बताया जा रहा है इसमें उनके भारत आने के बाद उनका हॉस्पिटल या क्वारंटाइन फैसिलिटी का जो उनका खर्च वगैरह है, ये तमाम शुल्क जोड़कर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जा रहा है और कॉम्प्रिहेंसिव पैसा उनसे लिया जाएगा? जी, अभी तक की जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ये जो भुगतान होगा ये फ्लाइट का या शिप का आने का जो खर्च होगा वो ही फिलहाल होगा। क्या उन्हें क्वारंटीन का भी पैसा देना पड़ेगा या किसी तरह के हेल्थ केयर का पैसा देना पड़ेगा, अभी तक इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अभी जो एक चीज साफ है इस पूरे नोटिफिकेशन में वो ये है कि जो लोग आना चाहते हैं उन्हें अपने आने का खर्च देना पड़ेगा, जो फ्लाइट है या शिप है उसका टिकट देना पड़ेगा। इसको लेकर बहुत सारी जो है बात भी चर्चा में थी कि जो इससे पहले जो इवैक्यूएशन मिशन थे उसमें लोगों को जो वुहान से हुआ था या बाकी देशों से इवैक्यूएट करके लाए गए थे छात्र, उन्हें किसी तरह का कोई खर्च नहीं देना पड़ा था। लेकिन ये जो मिशन है ये खासतौर पे उन लोगों के लिए है जो आना चाहते हैं। तो भारत सरकार जो कहा जा रहा है कि प्राइवेट एयरलाइंस के साथ टाई अप करेगी, यानी कि जो कमर्शियल नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल एयरलाइंस है वो वहां जा सकेंगे और उसके बदले में वो यात्रियों से जो आना चाहते हैं टिकट का पैसा ले सकेंगे। तो ये एक तरह से भारत सरकार एक तरह से फैसिलिटेट करेगी, वो बिल्कुल जो है खुद जाके लाएगी नहीं, वो प्राइवेट एयरलाइंस को कहेंगे कि आप चाहिए और जो आना चाहते हैं वो इसके लिए पेमेंट करें। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहन। ये एक बड़ी खबर आज की, विदेशों से जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा। और इस खबर की जो एक अहम बात है कि खर्चा उनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि पैसे की बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो चली है इस आपदा में।
चाहे वो शराब की दुकानों को खोलने की बात हो या फिर इन लोगों से किराया लेने की बात हो, एक एक पैसे का हिसाब जो है अब देश की जनता भी मांग रही है। बहरहाल हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। आज की एक और बड़ी खबर जियो से जुड़ा हुआ। लॉकडाउन में भी आरआईएल लगातार फोकस में बना हुआ है। फेसबुक डील के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स में एक और बड़ा निवेश हुआ है। हफ्ते भर के अंदर जियो में एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट आ गया है। टेक इन्वेस्टर सिल्वर लेक ने जियो में 5656 करोड़ का निवेश करने का फैसला किया है। पूरी डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित मेहरोत्रा। सुमित, ये बताइए इस डील की डिटेल्स क्या है, किस तरीके से तमाम चीजें जो है वो जमीन पर उतरेंगी? देखिए, लास्ट डील 22 अप्रैल 2020 को फेसबुक वाली डील हुई थी और उसके ठीक 2 हफ्ते बाद दुनिया की सबसे बड़ी टेक इन्वेस्टर जो है सिल्वर लेक पार्टनर्स, उसने आरआईएल के जियो प्लेटफॉर्म पे करीब 1.1% स्टेक खरीदा है। 5600 करोड़ रुपए, अगर इसको प्रिसाइजली बोला जाए तो 1.15% स्टेक खरीदा गया है। 5656 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ है। इस पूरे सौदे के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो वैल्यू बैठती है वो पिछली डील से रफली 12.5% प्रीमियम पर बैठती है। यानी कि जहां फेसबुक ने स्टेक खरीदा था उससे 12.5% प्रीमियम पर सिल्वर लेक ने यहां पर स्टेक खरीदा है। और क्रूशल चीज ये है कि इस जंक्चर पे, जबकि मार्केट सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है, वहां पर भी लगातार जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग देखी जा रही है। इनफैक्ट इसके 2-3 पहलू हैं। पहला, जो कंपनी का एक प्लान था अपने आप को डेट फ्री करने का, उसी को बिफोर टाइमलाइन कंपनी एग्जीक्यूट कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। दूसरा, एक हाई डिमांड देखी जा रही है जो भी टेक्नोलॉजिकल सर्कल्स हैं उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट की। इसके अलावा एक और आउटलुक भी आया है मूडीज़ का इस पूरी ही डील को लेकर भी। उन्होंने भी ये साफ कहा है कि इस पूरे इनिशिएटिव से करीब करीब $13.6 बिलियन के आसपास का डेट रिड्यूस होगा, जो कि कुल डेट जो है $21.4 बिलियन के कंपैरिजन में हाफ से ज़्यादा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कंपनी जो है वो समय से पहले यानी शेड्यूल से पहले डेट फ्री होते हुए दिखाई पड़ेगी और सिचुएशन कंपनी की और ज़्यादा बेटर पॉइस दिखाई पड़ रही है इस पूरे ही घटनाक्रम के बाद। और हाल में जो कंपनी ने कदम उठाए हैं, चाहे वो राइट इशू हो, फेसबुक डील हो या फिर ये हो, ये सब सही दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और आने वाले समय में इसका एक बड़ी री रेटिंग की पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है तमाम सेक्टर के अंदर भी और इंडिविजुअल कंपनी की भी। तो सुमित, आइए एक बार देखते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा के मुताबिक लॉकडाउन में सिल्वर लेक और जियो की डील रिलायंस के लिए फायदेमंद है। आगे इस तरह का निवेश और भी भारत में आता हुआ दिखेगा। बहुत जबरदस्त री रेटिंग है और आप ओवरऑल देखिए $3 ट्रिलियन पी फंड्स के पास है। पहले भी मैं कह चुका हूं स्लो डाउन में क्या होता है, हमने 97 में भी देखा एशियाई कंपनियां विदेशी निवेशक आके खरीद रहे थे। भारत में और आएगा, तो रिलायंस ने ये राह दिखाई है। ओवरऑल रिलायंस अब रिटेल कंपनी और डिजिटल कंपनी की तरह वैल्यू करनी चाहिए, केवल पेटकेम या रिफाइनिंग नहीं। और आज से मार्केट में मई सीरीज की शुरुआत हो गई। हालांकि पहला सेशन काफ़ी कमज़ोरी वाला रहा। निफ्टी 0.6% गिरावट को लेकर 9300 के नीचे बंद हुआ है। आज बैंक शेयरों में बिकवाली ज़्यादा रही और यहां तकरीबन 1800 अंकों का नुकसान हुआ है। आज के कारोबार का पूरा हाल लेते हैं। सुमित के पास चलते एक बार फिर से। सुमित, ये बताइए आज के बाजार की हाईलाइट्स क्या रही? देखिए, आज मई के सत्र की शुरुआत हो रही है। पहला कारोबारी सत्र था मई का और एक वीकनेस भरा सत्र रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कमजोर संकेत, क्योंकि एक दिन के एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद मार्केट्स खुल रहे हैं, तो उसका भी इंपैक्ट भारतीय बाजारों में रहा। घरेलू फ्रंट पे भी कई सारे नेगेटिव ट्रिगर्स थे, जैसे कि एचयूएल के नंबर्स हुए या फिर ऑटो सेल्स के नंबर्स हुए। तो इस तरह के आंकड़ों के बीच भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई और एक कमजोर सत्र यहाँ पर देखने को मिला। सबसे ज्यादा जो कार्नेज रहा वो रहा मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटो, मेटल, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर आज तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। नंबर्स के बाद एचयूएल में भी वीकनेस रही, एक समय में 5% तक की गिरावट, लेकिन वहां से पुल बैक के बाद 2-2.5% नीचे ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज लेकिन सेलेक्टिव बाइंग थी आज लिकर स्टॉक्स पे। आज सुबह सीएनबीसी आवाज पे खरीदारी की राय भी दी गई थी। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स पे, चाहे वो घरेलू फ्रंट पर हो या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज हो, सब में एक अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। फर्टिलाइजर कंपनीज में, सिलेक्टिव पीएसयूज में जहां पर बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल एक वीक साइड पे सेशन था और 2000 अंकों के आसपास की गिरावट सेंसेक्स में, जो कि एक लंबे अंतराल के बाद देखने को मिली।
और सुमित, आज के बाजार में अगर सेक्टर्स या शेयर वाइज आज की एक्टिविटी को समझने की कोशिश करें, सबसे ज्यादा एक्शन कहां दिखा? देखिए, पहले निफ्टी कुछ बढ़ने वाले शेयरों के साथ बात करते हैं। आज वैसे तो बहुत कम नाम थे, लेकिन जो भी थे उसमें भारती सिप्ला और सन फार्मा यानी फार्मास्यूटिकल स्पेस की दो कंपनीज जो कि आज तेजी में थे, और भारतीय एयरटेल में भी आज खरीदारी देखने को मिली। बिकवाली रही आज हिंडाल्को में, आईसीआईसीआई बैंक में, वेदांता में और बजाज फाइनेंस में, जहां पर एक जोरदार प्रेशर रहा। 10% तक की गिरावट भी सभी शेयरों में आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप स्पेस के गेनर्स में टॉप नाम रहा बीएचईएल का, खबर भी आई उसका भी इंपैक्ट रहा और एक ब्लॉक डील का भी असर था। टोरेंट फार्मा, टोरेंट पावर और ग्लेनमार्क, कुछ और ऐसे नाम थे जो कि आज के सत्र में एक अच्छी तेजी दिखा के कामकाज करते हुए बंद हुए। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में भारत फोर्ज 10% से ज्यादा की बिकवाली, जेएसपीएल 10% नीचे, फेडरल बैंक, मन्नापुरम, कुछ और ऐसे नाम जहां पर तेज बिकवाली रही। एफ&ओ गेनर्स में भी बीएचईएल सबसे ऊपर शुमार था। इसके अलावा सिप्ला, औरबिंदो फार्मा और यूनाइटेड ब्रिवरीज एक लंबे अंतराल के बाद यहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ लूजर्स में भारत फोर्ज, मदरसन, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और हिंडाल्को, जहां पर तेज प्रेशर रहा। आज मेजर कल्प्रिट जो थे वो था बैंकिंग और एनबीएफसी। बैंकिंग से आईडीएफसी फर्स्ट, एसबीआई, कोटक और पीएनबी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर तेज बिकवाली रही। और एनबीएफसी स्पेस से एम&एम फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ईडलवाइस, बजाज फाइनेंस, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। ऑटो, कुछ और ऐसे शेयर थे जहां पर तेज बिकवाली रही, जिसमें भारत फोर्ज, मदरसन, टाटा मोटर्स और मारुति जो कि करीब करीब 4000 के लेवल्स की तरफ दोबारा कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज खरीदारी रही लिकर स्पेस में, जिसमें रेडिको, यूनाइटेड ब्रिवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ग्लोबल स्पिरिट्स, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आज तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। और फार्मास्यूटिकल स्पेस से मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक एस्ट्राजेनेका, डोमेस्टिक कंपनी जैसे औरबिंदो फार्मा, सनोफी या फिर सिप्ला जैसी कंपनियों में खरीदारी रही। हालांकि सनोफी मल्टीनेशनल, एक अच्छी तेजी दोनों ही तरह की कंपनीज के अंदर आज देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित, बाजार का पूरा हाल बताने के लिए। और अब बात करते हैं आज से शुरू हुए लॉकडाउन 3.0 की। लॉकडाउन फेज 3 आज से शुरू हो गया है। अधिकांश राज्यों में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से छूटें भी शुरू हो गई हैं। इस छूट की वजह से सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी शराब की दुकानों ने, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई देखी गई। आलम यह था कि कई जगहों पर दुकानें बंद करनी पड़ी। इधर गाइडलाइंस के मुताबिक फैक्ट्री और प्राइवेट ऑफिस खोलने की छूट तो मिली, लेकिन पूरी तरह से रौनक नहीं लौटी। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि आज का पहला दिन था लॉकडाउन 3 का, आज का दिन कैसा रहा, क्या कुछ निकल कर आया आज? देखिए, आज पहले दिन में ऐसा लगा कि हर राज्य इस बात को मानने को तैयार हो गया है कि अब ये लॉकडाउन लंबे समय तक हम चला नहीं सकते हैं और कोरोना के साथ ही हमको जीना पड़ेगा। यही वजह है कि जब केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की तो हर राज्य ने कमोबेश उस गाइडलाइन का पालन अक्षर से किया। हालांकि कुछ राज्यों ने अतिरिक्त सावधानी बरती। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल ने कहा कि हमारे जितने भी ऑरेंज जोन है उसको हम रेड जोन में तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर हालात काफी नाजुक है। बिहार ने कहा कि जितने भी ग्रीन जोन है उसको हम ऑरेंज जोन में तब्दील कर रहे हैं, ताकि वहां पर अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। लेकिन दूसरे राज्यों में, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र, वहां पे केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन किया गया। लेकिन इस गाइडलाइन के पालन करने के बाद जमीन पर जब उतर कर देखा गया तो ऐसा पाया कि सबसे ज्यादा सुर्खियां जो बटोरी वो थे शराब की दुकानें। वहां पे दुकान खुलने से पहले लंबी लाइनें लगी रही, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई और हालात यहां तक आ गए कि स्थानीय प्रशासन ने उनको कुछ दुकानों को बंद करने तक का फैसला लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यहां तक की चेतावनी भी दे डाली कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो हम ये सारे छूट जो दी हैं उसको हम फिर से वापस ले लेंगे। इसी तरह से कई राज्यों ने काफी कड़ा रुख दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ जहां फैक्ट्री और प्राइवेट ऑफिस में कामकाज करने की छूट आज से मिली थी, वहां पे उस हिसाब से रौनक नहीं दिखी। फैक्ट्री में तो दिक्कत यह थी कि फैक्ट्री खोलने के लिए स्थानीय प्रशासन से मंजूरी की जरूरत थी, फैक्ट्री में कामकाज करने के लिए कामगार मजदूरों की जरूरत थी, वो नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त संख्या में। दूसरी तरफ निजी जो ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, वहां पर दिक्कत यह हुई कि लोगों के आने जाने में परेशानी हुई। कई दूसरे राज्य से आते थे, मिसाल के तौर पर दिल्ली एनसीआर से लोग आते थे, तो वहां पे कंफ्यूजन ये था कि आएंगे तो फिर वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि नोएडा, गुड़गांव जैसे शहरों में यह है कि आपको अगर आना है वापस किसी दूसरे शहर से तो आपको पास देना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूजन दिल्ली के बॉर्डर पर हर जगह देखने को मिला। यही वजह कि सड़क पर थोड़ी बहुत चहल पहल रही, लेकिन वो जो रौनक पहले दिन मान के चला जा रहा था वो रौनक अभी तक देखने को नहीं मिली। हो सकता है कुछ समय बीतने के साथ ही फिर से वापस से सामान्य हालात होने शुरू हो जाएंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। आज ऐसे भी पहला दिन था,
धीरे धीरे तस्वीर और साफ होगी। बहरहाल लॉकडाउन 3.0 में रियायत की खबर के बीच कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या देश में 42,000 के पार चली गई है। 1373 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के मरीजों की संख्या थोड़ी तेजी से बढ़ी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा करीब 13,000 पॉजिटिव केसेस हैं और उसके बाद गुजरात में 5428, फिर दिल्ली में 4549 कोरोना के मामले हैं। हालांकि आज स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया कि सरकार ने कोरोना को थर्ड स्टेज में पहुंचने से पहले ही रोक दिया। लेकिन अभी के हालात पर बात करते हैं संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, आप की जानकारी क्या कहती है? इस वक्त की बड़ी खबरें क्या है कोरोना से जुड़ी हुई? देखिए, पिछले 24 घंटे की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मनोज जी 2500 से ज्यादा देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि अभी अगर मौजूदा संख्या की बात की जाए तो ये 42,836 तक पहुंच गई है। अब तक कोरोना की वजह से 1379 लोगों की मौत हो गई है। वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जो हाल ही में डेटा रिलीज किया गया है उसके मुताबिक 25.52% पर रिकवरी रेट पहुंच गया है। सरकार का मानना है कि 11,761 लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली से बात करें तो यहां से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि यहां पर रिकॉर्ड तोड़ मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। 400 से ज्यादा नए मामले दिल्ली में सामने आए हैं और एक बिल्डिंग कापसहेड़ा इलाके में एक बिल्डिंग है जहां से 58 लोग, जितने भी लोग उस बिल्डिंग में रह रहे थे, 58 के 58 लोग पॉजिटिव निकले हैं। जहां तक लॉकडाउन 3 की बात करें तो आज हमने देखा कि दिल्ली की सड़कों पर काफी चहल पहल दिखाई दी। खासतौर पर जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे, शराब की दुकानों के बाहर 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर नहीं किया गया। इसी के चलते ईस्ट दिल्ली में जितनी भी दुकानें थी तो स्थानीय प्रशासन ने यह फैसला लिया कि उन दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। इसी का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार साफ कर दिया है कि अगर कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के पास या अपनी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में नाकाम रहता है तो उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो एरिया है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है उस एरिया में जितनी भी रियायत इस लॉकडाउन में दी जा रही है वो वापस भी ली जा सकती है। केजरीवाल की तरफ से एक बार अपील की गई है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाहर निकल रहे हैं तो मुंह ढककर निकले, सैनिटाइज करें अपने हाथों को। मैं आपको एक और बात बताऊं कि आज सुबह से ही जब मैं दिल्ली के आसपास इलाकों में मैंने देखा और अपने आज जहां मैं रह रही हूं वहां पर भी मैंने देखा कि सरकार ने जो रूल निकाला है कि अगर आप 2 व्हीलर से बाहर निकल रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठेगा, लेकिन खुलेआम इस रूल की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। लोग ना सिर्फ ना मुंह ढक रहे हैं और जो यातायात का पालन किया जा रहा है वो भी पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन है। तो केजरीवाल सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना किया तो जहां पर भी रियायत दी जा रही है उसे वापस सरकार ले लेगी। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपाली। आपने कोरोना का अपडेट भी बताया और दिल्ली का हाल भी बताया। खास बात जो दीपाली ने हाईलाइट की कि आज छूट मिलने के बाद लोग शायद उतनी सख्ती से तमाम चीज़ों को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग तो सबको लेना होगा क्योंकि अब आप इस लड़ाई में, इस जंग में एक ऐसे स्टेज में आ गए हैं जहां बहुत बड़ा दारोमदार अब सरकारें आपके ऊपर डाल रही है, आम लोगों के ऊपर डाल रही है। बहरहाल हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। घर वापसी के लिए मजदूरों से किराया लिए जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। हमें सूत्रों से खबर मिली है कि सेंटर 15% सब्सिडी दे रहा है, मतलब करीब किराए का 85% खर्च केंद्र वहन कर रहा है। सिर्फ 15% राज्य सरकारों को इस खर्च का हिस्सा उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा मजदूरों को फूड और सेफ्टी गियर भी मुहैया कराए जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार राज्यों पर ब्लेम मढ़ रही है तो केंद्र सरकार पर राज्य सरकारें इस पूरे मामले में सियासत इतनी तेज हो गई है क्योंकि कांग्रेस आरजेडी जैसी पार्टियों ने कहा है कि वो मजदूरों का किराया अपनी तरफ से भरने को तैयार है। और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर इसी मामले में निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अप्रवासी मजदूरों को घर वापस लौटने वाले दूसरे लोगों का किराया वहन करेगी। जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में
सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट व भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं। जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपया दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे जरूरी कदम उठाएगी। और कोरोना वायरस संकट के बीच ऐप के जरिए टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी कैब एग्रीगेटर ओला ने एक बड़ा फैसला किया है। कंपनी ने देश के 100 से ज़्यादा शहरों में अपनी सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। ये सुविधा रेड जोन को छोड़कर सभी ग्रीन और ऑरेंज जोन में देने का ऐलान किया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओला के आनंद सुब्रमण्यन जुड़े हुए हैं। आनंद, बताइए ये काम आप कैसे करेंगे? 100 क्या आप बिल्कुल नए शहर जोड़ने की सोच रहे हैं या इनमें पुराने शहरों को मिलाकर 100 शहर में आप सेवा देंगे? कर रहे थे ये अंटिल मार्च। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं काफी सारे शहर अभी ग्रीन और ऑरेंज जोन में कैटेगराइज किए हैं और इन शहरों में हमने सर्विसेज रीओपन किया है। इसमें कोई नया शहर नहीं है, दीज आर ऑल सिटीज जहाँ पे हम पहले से ही ऑपरेशनल थे और इन शहरों में हमने रिज्यूम किया है सर्विसेज, पर बहुत अबंडेंस ऑफ कॉशन के साथ किया है क्योंकि अभी स्थिति भी काफी गंभीर है और जरूरतमंद ये है कि हर तरह का प्रिकॉशन लिया जाए और इसके लिए हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है कॉल्ड 10 स्टेप्स फॉर अ सेफ राइड, यानी 10 स्टेप एक सुरक्षित राइड के लिए। और इसमें हम ड्राइवर पार्टनर्स कस्टमर्स दोनों को अर्ज कर रहे हैं 5 स्टेप्स ईच एंड आई बी हैप्पी टू लिस्ट देम डाउन। अगर आप देखेंगे तो हम कह रहे हैं हर ड्राइवर जो है मास्क पहना जाए और गाड़ी क्लीन रखा जाए, साफ सुथरा रखा जाए। हर ड्राइवर को एक किट दिया जा रहा है जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, क्लीनिंग क्लॉथ वगैरह है जो वो यूज कर सकते हैं हर राइड के बाद। और जब ये मास्क पहनते हैं इनका एक सेल्फी ऑथेंटिकेशन भी लिया जा रहा है हर सुबह फोन पे, उनके ऐप पे, ताकि हमारे पास ये रिकॉर्ड हो कि उनके पास एक मास्क है जो वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई रेड जोन्स में ट्रैवल अलाउ नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, ना ही पिकअप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट एक रेड जोन में नहीं रह सकता है, एक शहर के अंदर भी रेड या कंटेनमेंट जोन में। और हम ड्राइवर्स कस्टमर्स दोनों को ये बेनिफिट दे रहे हैं एक फ्लेक्सिबल कैंसलेशन का। अगर कस्टमर या ड्राइवर दोनों में किसी ने एक मास्क नहीं पहना हो और ये इसके लिए बहुत जरूरत है कि ड्राइवर्स कस्टमर्स दोनों ये फॉलो करें। कस्टमर्स के लिए भी मास्क कंपलसरी है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एसी स्विच ऑफ किया जाए और कस्टमर सिर्फ पीछे बैठे। हर गाड़ी में ठीक बात है। आनंद, आप एक न्यू एज टेक कंपनी है, ओला जो है वो अपने तरीके की एक जो है बड़ी कंपनी है, तो इस समय में आप जो स्टेप ले रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी कंपनी एक नज़ीर सेट करेगी और लोगों में विश्वास बढ़ेगा कि इस लॉकडाउन के दौरान भी सुरक्षित रहते हुए काम किया जा सकता है। आपको बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है और आप बने रहिए हर अपडेट के लिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।